Hello everyone, welcome to my channel. This is Geetu Sharma and guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बिलो करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक बता देना कि कौन सी बनानी है। तो लेट्स बिगिन। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 करने वाले हैं, जो पहले किया था बिजनेस का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। उसमें है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। तो लेट्स स्टार्ट। कि जो बिज़नेस है वो इस्टेब्लिश्ड इसलिए किया जाता है कि जो उसका मेन पर्पस होता है बिज़नेस का, विच इज़ अर्निंग प्रॉफिट। क्या होता है कि उसमें हमें प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। प्रॉफिट क्या है, बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बिजनेस में। और जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में कुछ फैक्ट्स लाता है। जैसे हमें प्रॉफिट होगा तो बिजनेस में क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। तो फर्स्ट होता है फॉर लॉन्ग सर्वाइवर। सीधी सी बात है, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम अपने बिज़नेस को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास मनी है तो ही हम बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे पास मनी नहीं है, हमारे को लॉस हो गया, तो हम वहीं पे बिज़नेस को क्लोज़ कर देंगे। तो हम कहाँ से बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, मतलब कि बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए, एक लॉन्ग पीरियड तक एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉफिट इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए। सेकंड है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब जो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि जो उसका बिज़नेस है वो एक एक्सपेंड हो और ग्रो हो, और उसको बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए कैपिटल की नीड होती है। और कैपिटल हमें प्रॉफिट से ही आएगी। जितनी ज़्यादा हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, और जो हमारे प्रॉफिट होगा उतनी ही हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ही हम कैपिटल होगी। कैपिटल क्या होती है, जो हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, विच इज़ कैपिटल। तो अगर हमारी कैपिटल ज़्यादा होगी तो हमारा बिजनेस भी ज़्यादा बड़ा होगा, एक्सपेंड होएगा। जितनी ज़्यादा हमारी कैपिटल होगी उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो इसमें भी क्या है, प्रॉफिट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही जो हमारा बिजनेस है वो ग्रोथ में आएगा, उसकी एक्सपेंशन होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिजनेस के फैक्ट में, विच इज़ फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी का मीनिंग है कि जो प्रॉफिट है वो एक तरह का मोटिवेशन भी है। इसका मतलब कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कि हमें प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, ओके, हमें प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, तो क्या करेंगे, जो हमारे ये एम्प्लॉयज़ है या बिजनेसमैन लगा लो जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम अभी उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ इस बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्हें भी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। एम्प्लॉयज़ को भी ऐसा रहता है कि हाँ अभी तो बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है और उन्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है। उनको बस थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन सी मिलती रहती है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, अभी हमारा बिज़नेस आगे बढ़ रहा है और हमें अच्छी सेलिंग हो रही है, परचेजिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा है। तो हमें भी जो उसका काम का जो पैसा है वो मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एम्प्लॉयज़ है वो सैलरी के लिए ही काम करते हैं, तो अगर बिजनेस में लॉस होता जाएगा तो उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी। ओके, तो ये जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी को वो इंक्रीज़ करता है, मोटिवेशन लाता है एम्प्लॉयर्स के, बिजनेसमैन के मन में। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री, सेकंड इज़ कॉमर्स। सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करेंगे कि इंडस्ट्री में क्या है। बेसिकली इन शॉर्ट हम कहें कि इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में हम डील करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। कॉमर्स की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम इंडस्ट्री पर चलते हैं। ओके, तो इंडस्ट्री में हम कहें कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज की, इज कॉल्ड इंडस्ट्री। आई मीन रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा सा मीनिंग समझ लेते हैं इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स की प्रोडक्शन होती है, एक गुड्स अच्छे से बन जाता है, उसकी सर्विसेज होती है, विच इज़ इंडस्ट्री। ओके,
और आगे हम इंडस्ट्री के पार्ट भी पढ़ेंगे। इंडस्ट्री के भी आगे पार्ट है, क्योंकि 3 टाइप्स की होती है इंडस्ट्री। तो वो पढ़ेंगे हम 3 पार्ट्स कौन से हैं इंडस्ट्री के। तो इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स है, वो इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स है वो बिल्कुल सिंपल है। बस आपको एक बार हमने 10th क्लास में उनको स्टडी किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। इकोनॉमिक्स के चैप्टर में स्टडी किया था 10th क्लास में, वो बिल्कुल वही है। और आपको आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बट आई कैन एक्सप्लेन इट। तो फर्स्ट हमारा है इंडस्ट्री का पार्ट प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे आ गया इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री हम स्टडी करते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, ये कन्वर्ट हो जाता है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। ओके, ये रॉ मटेरियल होता है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पर यहाँ पे हम उस बात पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रॉ मटेरियल पे जाएंगे कि जो रॉ मटेरियल है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोवाइड होता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉटन का। कॉटन हमें प्लांट से प्रोवाइड होता है, तो विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। सो जो चीज़ हमें रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। आगे है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, और फिर इसमें है थर्ड होती है टेरिशरी इंडस्ट्री। ये तीनों इंडस्ट्री है वो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री की बात कर ली हमने, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं। अभी आगे भी बताएंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है यानी कि रॉ मटेरियल होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल कॉटन को कन्वर्ट कर दिया क्लॉथ में, विच इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री। शुगर को कन्वर्ट कर दी, शुगर केन को कन्वर्ट कर दिया शुगर में, जैगरी में, विच इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, तो थर्ड होता है टेरिशरी इंडस्ट्री। टेरिशरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री में कह देते हैं। जैसे कि हमने सामान बना लिया, उसको बेचेंगे भी तो वैसे पड़ा तो नहीं रखेंगे, तो उसको बेचने की हमें क्या ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अब जो चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको टेरिशरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, स्टोरेज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ये कुछ एग्जांपल थे टेरिशरी और सर्विस इंडस्ट्री के। दोनों एक ही होती है, टेरिशरी और सर्विस इंडस्ट्री। तो हम आगे देखते हैं। आगे हम प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ेंगे। मैंने आपको प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पहले ही बता दिया था कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको ही बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है अपनी, वो 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव होती है और सेकंड होती है जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, ये दोनों बेसिकली है, बस नाम ही थोड़ा सा अलग सा है। तो इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्री हो, जो हम मतलब अर्थ से खोद कर बेसिकली काम कर खोद कर काइंड ऑफ निकालते हैं सामान, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्ट करना, आउट ऑफ द अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सो मैनी। फॉर एग्जांपल हो गया कोल हो गया, आयरन हो गया, गैस होगी, ठीक है। अब हम फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, लवलिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सब कैटेगरीज है वो एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री में ही काउंट होती है। जो हम मतलब खोद वगैरह कर काम चीज़ें लाते हैं, जैसे कोल हो गया वो खोद कर, आयरन हो गया, ठीक है। अब सेकंड है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली उसको कहा जाता है, ये उसके अंडर आती है, जैसे ब्रीड ऑफ एनिमल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। यो मतलब ये यूजेबल थिंग्स को और यूजेबल थिंग्स बताते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गया, डायरी फार्मिंग हो गया, मतलब एक फार्मिंग डायरी, मतलब ये बहुत यूज़फुल हो जाती है जेनेटिक का बहुत नेम से पता चल गया होगा। फिश हैचरिंग हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड हमारी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, तो हम इसके ही फर्दर पार्ट्स पढ़ेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। ओके, तो लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट टॉपिक।
तो आगे है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री था और आगे पार्ट्स थे। ठीक है, हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना था। मैन्युफैक्चरिंग क्या था, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है सेमी फिनिश्ड में और उसको कन्वर्ट करती है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे कि मिल्क का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में। अगर आप कोई और बड़ा एग्जांपल हो आपके मन में तो बताना। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं मिल्क का। फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल अगर हमने मिल्क से बटर बनाना है तो उसके लिए हमको बटर मिल्क होगा सबसे पहले हमारे पास, विच इज़ सेमी फिनिश्ड। फिर जाकर हम मिल्क उस बटर मिल्क से बटर निकालेंगे, विच इज़ आवर फाइनल गुड्स। तो जिस चीज़ मैन्युफैक्चर करना, ये भी आगे फर्दर डिवाइड होती है 4 टाइप्स में। फर्स्ट होता है एनालिटिक। एनालिटिक का मीनिंग क्या होता है कि डिफरेंट थिंग्स को मैन्युफैक्चर करना सिर्फ एक ही चीज़ से। जैसे हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया गैसोलीन, हो गई, ये सब किससे मैन्युफैक्चर होते हैं, सिर्फ एक क्रूड ऑयल से। इन सबको ये सब किससे मैन्युफैक्चर होते हैं, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल इन तीनों को बनाता है, जैसे कि इसको कहते हैं एनालिटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग तो हमें पता ही है कि किसी चीज़ को प्रोसेस में लाना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को पास कर रहे हैं हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर मान के चलो कि हम रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ प्रोसेस लगेगी, विच इज़ प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे स्टील फ्रॉम आयरन ओर, शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज, बहुत टाइप्स की ऐसी। थर्ड हम पढ़ेंगे सिंथेटिक। ये बहुत ही ईजी है, सारे चैप्टर ईजी है। फर्स्ट इसमें क्या है, मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्सड टू प्रोड्यूस मोर यूजेबल प्रोडक्ट। मतलब एक रॉ मटेरियल होता है काइंड ऑफ, मतलब रॉ मटेरियल, इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करके हम एक और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंट्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, सीमेंट हो गया। अगर हम इसमें कोई और चीज़ डाल दें तो एक बहुत अच्छा चीज़ बन जाता है। फिर हो गया असेंबलिंग, जहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं बस असेंबल किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर के हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर का ले लिया, चलो कंप्यूटर का लेते हैं। हमने एनालिटिक कहीं से हर चीज़ कहीं की कैसे, मतलब हमने कीबोर्ड एक जगह से ख़रीदा, माउस एक जगह से ख़रीदा, उसका मॉनिटर अलग जगह से ख़रीदा, यूपीएस अलग, हर पार्ट्स को कंप्यूटर के अलग अलग जगह से हमने बाय किया। अब उसको असेंबल भी करना है, अब वो असेंबलिंग में जाएंगे और असेंबल होगा, वहाँ से हम लेंगे उसको। ऐसा तो नहीं है एक एक पार्ट जाके हमें फड़ा देंगे, ठीक है, पकड़ा देंगे। कोई भी चीज़ें हम बनाते हैं उसको असेंबल करना जरूरत है। फॉर हम कार्स हो गया, अभी कार्स के भी पार्ट्स कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई एक बंदे कार्स के हर जगह बनाता है, अलग अलग जगह से कार्स के अलग अलग पार्ट्स बनाते। टायर बन गया, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ बनती है और उनको एक जगह पे असेंबलिंग किया जाता है एक जगह पर, तो वहाँ से हमें कार प्रोवाइड होती है। ऐसा तो नहीं है हमें एक जगह से टाइल लाए, एक जगह से वो लाइट्स लाए, फिर हमने जाकर कार्स घर पर बनाई अपने, नहीं, ये असेंबलिंग होती है। सेकंड हम इंडस्ट्री करेंगे, जो कि हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसका सेकंड पार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली होती है कि कंस्ट्रक्ट करना, जैसे बिल्डिंग हो गया, डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, एज वेल एज ट्यूनल्स हो गया एंड कैनल्स, विच इज़ वेरी सिंपल। ओके, ये बहुत सिंपल है, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का नाम से पता चल रहा है, मतलब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाना बेसिकली। थर्ड होता है टेरिशरी इंडस्ट्री। टेरिशरी इंडस्ट्री मैंने बता दिया आपको पहले ही। और बात सेकंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोई पार्ट्स नहीं है फर्दर, ये सिंगली है। और थर्ड है टेरिशरी इंडस्ट्री। टेरिशरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें, जैसे स्मूथली सर्विस प्रोवाइड, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये सर्विस जो प्रोवाइड होगी हमें, ये सर्विस इंडस्ट्री में ही आएगी, टैरिशरी इंडस्ट्री में ही आएगी। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गई, इंश्योरेंस हो गया, स्टोरेज हो गया, एडवर्टीज़मेंट होगी, ये सब कुछ सर्विस इंडस्ट्री में ही आएगा। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, या बहुत ईजी है ये चैप्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो है, कॉमर्स वो चीज़ों को रेफ़र करता है, वो एक्टिविटीज़ को रेफ़र करता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बेसिकली ये कह सकते हैं हम कि वो ट्रांसफॉर्म करता है गुड्स और सर्विसेज को एक प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है,
प्रोडक्शन करता है चीज़ों की। कंज्यूमर क्या है, हम हैं जो कि खरीदते हैं चीज़ों को, ठीक है। प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक ये ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, गुड्स को, सर्विसेज को। गुड्स और सर्विसेज को दोनों का डिफरेंस हमने पहले वाले लेक्चर में देखा है। अगर आपने वो वाला चेक नहीं किया तो वो वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो। उस इन दोनों का डिफरेंस हमने उसमें देखा था कि क्या गुड्स होती है और क्या सर्विसेज होती है, ओके। तो जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक प्रोवाइड करता है, विच इज़ कॉमर्स। वेरी सिंपल। तो आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की है कॉमर्स की, इसके आप बेसिकली इजी से आप उसको लर्न कर सकते हो। जैसे कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच कंसर्न विद ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। वही है बात कि ये कॉमर्स है वो रेफ़र करता है वो एक्टिविटीज़ को जो कि ट्रांसफॉर्म करती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। बस बेसिकली यही है कॉमर्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स। फंक्शन ऑफ कॉमर्स में सबसे पहले रिमूवर ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, कि पर्सन की रुकावट, मतलब कि हिंड्रेंस आप फर्स्ट हम कह सकते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है, ट्रेड में जाता है। अगर पर्सन की मतलब ऐसा तो नहीं है हर जगह पर्सन ही मतलब सामान लिए घूमे फिरेगा, ठीक है। इसका बेसिकली मीनिंग है कि जो प्रोडक्शन होती है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट जो कंज्यूमर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि सीधा हर चीज़ हम कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर से ले लेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यही होता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन होता है ये। तो ये क्या होगा, प्रोड्यूसर सबसे पहले देंगे, होलसेलर को देंगे, फिर रिटेलर को देंगे, फिर ये कंज्यूमर तक आएगा। सेकंड हम लेंगे रिमूवर ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता जो कि जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो हमारे घर के पास ही बैठा हो, उसके घर भी दूर दूर होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि हमारे घर के पास ही हो वो जो हम जिसको हम सामान दे रहे हैं। बेसिकली होता होगा थोड़े बहुत केसेस में, बट ज़्यादातर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ट्रांसपोर्ट वो है कि प्लेस को हिंड्रेंस करता है, मतलब कि अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे घर पे ही जमा हो जाएगी। थर्ड है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम मतलब थ्रू वेयर हाउसिंग। ये क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्टॉक बच गया कोई तो हम उसको वेयर हाउस में कलेक्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जब हमें वो सामान की नीड होती है तो हम वेयर हाउस से लेकर उसको बेच देते हैं, तो वो टाइम को बचत करता है। फिर अगर रिस्क का, अगर हमें कोई रिस्क होता है कि हाँ बेसिकली डर होता है कि हमें डर है कि आग वाग लग जाए तो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। सेकंड फिर अगर फाइनेंस, अगर हमारे पास कोई पैसे की नीड वगैरह है हमें, तो हम बैंकिंग से लोन वगैरह ले लेते हैं। अगर हमें किसी को अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हम एडवर्टीज़मेंट कर देते हैं। इस कुछ हिंड्रेंस है, बेसिकली है, बहुत ईजी है, आप एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएंगे। आगे है कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स। कॉमर्स क्या है, बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है कि ये रेफर करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ट्रेड में क्या होता है, चीज़ों को बाय करना होता है, बेचना होता है, ख़रीदना होता है एक मोटिव पर कि हमें प्रॉफिट होना ही चाहिए, वो ट्रेड होती है। मतलब काइंड ऑफ बिजनेस ही है कि हम, अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो ट्रेड की तो ऐसा लिख सकते हो, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कि बाय करना, सेल करना गुड्स को, सर्विसेज को कैसे करना है, एक मोटिव होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट, ओके। ये ट्रेड है। ट्रेड भी एक आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है ट्रेड भी, बट हम अभी ट्रेड को करेंगे, बट हम सेकंड पार्ट करेंगे कॉमर्स का। कॉमर्स का सेकंड पार्ट है, ये है एक्सुअलिटीज टू ट्रेड। ये क्या होता है, ये वो एक्टिविटीज़ होती है, हेल्प करती है रिमूविंग, हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए। हिंड्रेंस मैंने पहले बता दिया आपको, होता है रुकावट। हिंड्रेंस का मीनिंग होता है रुकावट, मतलब रुकावटों को दूर करने के लिए ये एक्टिविटीज़ हमें हेल्प कराती है, ओके। कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स काइंड ऑफ उसका कनेक्शन अराइज रहे, उसको कहते हैं एक्सुअलिटीज टू ट्रेड।
बेसिकली ये जो हिंड्रेंस को रिमूव करते कराती है इसको कहते हैं एक्सुलेट्स टू ट्रेड। ओके, तो आगे ये भी फर्दर इसके भी कुछ एक्टिविटीज़ है इसकी भी, पर हम सबसे पहले करेंगे ट्रेड की। ऐसे ऐसे आता जाएगा, हम वैसे वैसे करते जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे ट्रेड के पार्ट्स आएंगे। तो ट्रेड्स के पार्ट होते हैं, वो होते हैं 2 टाइप्स की। हाँ, 2 टाइप्स के होते हैं ट्रेड के पार्ट। एक तो होता है इंटरनल ट्रेड। ओके, जो फर्स्ट होता है वो होता है इंटरनल ट्रेड। सेकंड होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड पढ़ेंगे सबसे पहले हम। इंटरनल ट्रेड में क्या है कि एक ही कंट्री में सारा काम होना, एक ही कंट्री में प्रोडक्शन होनी, एक ही कंट्री में उसको कंज्यूम करनी है, हर चीज़ एक ही कंट्री में होनी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया की बात ले लो, मतलब एक चीज़ हो जो कि इंडिया में ही बनती हो, मतलब इंडिया में उसकी असेंबलिंग होती हो, हर चीज़ इंडिया में ही होती हो उसकी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, हर चीज़ इंडिया में ही हो, तो वो एक इंटरनल ट्रेड होगी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग। बहुत सिंपल है, मतलब टेक प्लेस विद इन अ कंट्री, आप ऐसे समझाओ तो एक ही प्लेस में, एक ही प्लेस, फॉर एग्जांपल एक ही कंट्री में इसको मतलब रहना है, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग सब कुछ एक ही कंट्री में होना है। एक्सटर्नल ट्रेड का मीनिंग है कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होना, असेंबलिंग कुछ और होना, खरीदे लोग कोई और कंट्री के, अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिस पे इसको होता है। हम बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल होता है ट्रेड। ये इंटरनल और एक्सटर्नल आपको पता ही होगा पहले से। मतलब इंटरनल मतलब जो अंदर अंदर हो, और एक्सटर्नल मतलब हम बाहर जाकर सामान को बेचें, खरीदें और उसको प्रोडक्शन कहीं और करें। ओके, आगे जो इंटरनल ट्रेड है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ होल सेल ट्रेड एंड सेकेंड है रिटेल ट्रेड। होल सेल और रिटेल में आपको बहुत अच्छे से फ़र्क पता होगा, क्योंकि हम डेली लाइफ में सुनते ही हैं होल सेलिंग मार्केट काइंड ऑफ। तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे होल सेल ट्रेड। ओके, बेसिकली ये क्या रेफर करता है, ये अगर हम जो गुड्स है उसको सेल करते हैं या बाय करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, जो होल सेलर होते हैं वो गुड्स को बाय करते हैं लार्ज क्वांटिटी में फ्रॉम द प्रोड्यूसर। सबसे पहले जो प्रोडक्शन होती है वो प्रोड्यूसर तक प्रोवाइड होती है, फिर वो सेकेंडली आती है होल सेलर के पास। मतलब जो आप कपड़े वगैरह खरीदते हो, ठीक है, वो होल सेलर से लेकर आते हैं, एक बहुत बड़ी दुकान वगैरह फैक्ट्री आप कह सकते हो, वहाँ से आते हैं कपड़े, फिर वो छोटी छोटी दुकानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कोई थोड़े बहुत ले आता है, बट होल सेलर में तो बहुत सारी होते हैं। वहाँ से जो दुकानें हैं वो अपना सामान लाती है, जैसे स्टेशनरी की हो गई, क्लोथिंग हो गई, बहुत सारी दुकानें होती है कि होल सेलर से ही लाती है। होल सेलर बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो होल सेलर्स होते हैं, होल सेलर्स कौन होते हैं, जो होल सेल मतलब ये काम करते हैं होल सेलर्स का, जो कि जो सामान लाते हैं, अपना गुड्स लाते हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में लाते हैं। ओके, सेकंड है रिटेल ट्रेड। अब ये होल सेलर है वो ला कर तो रखी जाएंगे, उनसे कौन लेगा आके, उनसे भी लेगी, क्योंकि रिटेल ट्रेड कहते हैं जिसको। अगर ये होते ही नहीं है रिटेल ट्रेड, तो होल सेलर क्यों सामान लाते, ना ही फिर प्रोडक्शन होती थी, तीनों चीज़ें नहीं होती। तो सेकंड हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली रेफर करता है गुड्स और सर्विसेज को बाय सेल करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल हम अपने आसपास दुकानें देखते हैं, छोटी मोटी स्टेशनरी की हो गई, कपड़ों की हो गई, ओके, तो और टॉयज़ वगैरह शॉप होगी, तो वो एक होल सेलर से लाते हैं सामान अपना, और अपनी छोटी सी दुकान होती है उसको कहते हैं रिटेल ट्रेड। जो कि स्मॉल मतलब जो होल सेलर वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा सामान खरीदते हैं, बट जो रिटेलर है वो होल सेल थोड़ा सामान खरीदते हैं। ओके, सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक्सटर्नल ट्रेड में होता है कि 2 और मोर कंट्रीज़ में एक बिजनेस होना, मतलब नॉट अ बिजनेस काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि कहीं पे प्रोडक्शन होना, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होना, कहीं पे असेंबलिंग होना, कहीं कंज्यूम कोई और कर रहा हो, प्रोडक्शन कोई और कर रहा हो, अलग अलग कंट्रीज़ में होना। तो ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर डैट। 3 टाइप्स के होते हैं ये, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। सबसे पहले हम इंपोर्ट की बात करेंगे। इंपोर्ट का मतलब है कि अगर हम गुड्स को परचेज़ करें फ्रॉम अनदर कंट्री, फॉर एग्जांपल कि हम
एक फ़ोन लेना है, हमने अमेरिका से ले लिया, हमने सिर्फ परचेज़ किया, उसको बनाया बनवाया कुछ नहीं, हमने इंडिया से चले अमेरिका, अमेरिका से हमने फ़ोन ले लिया, विच इज़ द इम्पोर्ट ट्रेड हो गया। अब हम सेकंड करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, सेकंड हम करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट में ट्रेड में क्या है, देखो हमने पहले लिया था अमेरिका से फ़ोन लिया था, हमने परचेज़ किया था, ख़रीदा था उसको, वो इम्पोर्ट था। अब वो हम बेच रहे हैं, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से अमेरिका वाले लेकर जा रहे हैं फ़ोन। ओके, जैसे हमारे फ़ोन था वो अमेरिका वाले मतलब इंडिया से ख़रीद रहे हैं अमेरिका वाले, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड होगा। मतलब कोई एक कंट्री से कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, अगर कोई परचेज़ करता है उस कंट्री से तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। ओके, तो बेसिकली ये उल्टा सा होगा, मतलब इंपोर्ट उनके लिए। तो देखो ऐसे हमने मोबाइल ख़रीदा फ्रॉम अमेरिका। ओके, अमेरिका से हम मोबाइल ख़रीदा, हमारे लिए तो इम्पोर्ट ट्रेड है वो, क्योंकि हमने वहाँ से परचेज़ किया, बट उनके लिए एक्सपोर्ट ट्रेड है क्योंकि उन्होंने सोल्ड किया है, उन्होंने बेचा है। थोड़ा सा ये उल्ट फुल्ट सा हो गया, तो आप समझ जाना। थर्ड होता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट कहाँ है कि इसमें क्या होता है, बेसिकली सब कुछ मिक्स विक्स सा होता है इसमें, मतलब कहीं से सामान आ रहा हो, कहीं बेच रहे हो, इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि कुछ गुड्स हमने इंपोर्ट किया इंडिया से, ठीक है, इंडियन फिल्म्स में इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका एंड एक्सपोर्ट सर्विस टू नेपाल। मतलब इंडिया वालों ने जो गुड्स है वो अमेरिका से ली है, परचेज़ की है, इम्पोर्ट ट्रेड आ गया यहाँ पे, ठीक है, परचेज़ की है, पर इंडिया वालों ने परचेज़ कर उसको एक्सपोर्ट कर दिया नेपाल में, उसको सोल्ड आउट कर दिया नेपाल में। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो एंटरपोर्ट कहलाता है। मतलब देखो अब उन्होंने सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अमेरिका से कुछ ले लिया, अब मैं अमेरिका से लेकर अब मैं सीधे नेपाल वालों को बेच रही हूँ, तो दिस इज़ एंटरपोर्ट। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं एजुरिस और टू ट्रेड देखेंगे हम, जो कि हमने पहले कर लिया है, जो कि रिमूविंग हिंड्रेंस को रिमूव करता है, रुकावट को दूर करता है, और ठीक है। तो आगे इसके भी पार्ट्स हैं, बेसिकली पार्ट्स कह लो या आप हिंड्रेंस डालो कि कौन कहाँ से रिमूव करता है। वैसे तो हमने कर लिया है ये पहले, जो मैंने आपको दिखाया था हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, वो यही है, आप ये भी लिख सकते हो उसमें, तो वो भी लिख सकते हो इसमें। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में क्या है कि जो प्रोडक्शन होती है गुड्स की, वो एक जगह से सेकंड जगह दूसरी जगह जाती है, प्लेस करती है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस, ठीक है, वेयर एज देयर आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। यहाँ कंट्रीज़ के पार्ट्स में उसकी डिमांड होती है, वो वहाँ हम गुड्स को सप्लाई करते हैं, काइंड ऑफ सप्लाई कर देते हैं गुड्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे सारे देश में है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है वो पंजाब में नहीं है, पर पंजाब में उस चीज़ को ज़्यादा चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको पंजाब में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इस ट्रांसपोर्ट करना है क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड जहाँ पे ज़्यादा है हम वहीं पे करेंगे। अब यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, वहाँ पे जाकर लगा देंगे अपना सामान, तो कौन खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ही नहीं है। और कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेलीफोन वगैरह, फैक्स, इंटरनेट, ये सब कुछ कम्युनिकेशन से आता है। यू नो कि कम्युनिकेशन इस टाइम पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हमारी डेली लाइफ हो, कोई भी हो, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बिजनेस को हर एक को बिजनेस को नीड होती है फंड की, चाहे उसको एसेट्स खरीदना हो, या कोई रॉ मटेरियल खरीदना हो, या कोई मीट एनी अनदर एक्सपेंसेस। लाइक एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे, और एसेट्स होती हैं हमारी मशीनरी, जो कि हम बिजनेस में काम लगाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। तो किसी भी मतलब खर्चे वर्चे के लिए हमें जो फंड्स चाहिए होता है बिजनेस में, वो हमें चाहिए। हमारे पास तो इतना तो होता ही नहीं है कि हम 20 लाख एक एसेट ले आएँ, कहाँ से लाए, हमारे पास तो होता ही नहीं इतना, ठीक है। हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंस करते हैं, वो हमें बैंक प्रोवाइड करती है एज अ बिजनेसमैन, ज़्यादा लोन, ठीक है, जिससे कि हम अपने जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे किसी बिजनेस में रॉ मटेरियल की नीड है, उसके पास पैसे नहीं है, तो बैंक से जाएगा और लोन लेगा, और वहाँ जाकर अच्छे से अपना पैसे लेगा और रॉ मटेरियल अपना खरीद लेगा।
थर्ड है इंश्योरेंस। अब एक बिजनेस खोल लिया, इतना बड़ा फैक्ट्री खोल ली एक, ठीक है, ओपन कर ली। अब उसमें डर भी है कि कहीं इसमें आग ना लग जाए, क्योंकि इतना भाई करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आग लग जाएगी। इस रिस्क को कम करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस क्या होती है? क्योंकि रिस्क को कवर कर लेती है पर काम तो नहीं करती, मतलब कम कर देती है, ख़त्म नहीं कर देती इंश्योरेंस भी हम अगले इस बिजनेस के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर चैप्टर है इंश्योरेंस पर, कि ये लॉस ऑफ गुड्स को मतलब कवर कर लेती है। जैसे कि कोई अलग अलग तरीके से लोग इंश्योरेंस कराते हैं, कोई फायर इंश्योरेंस कराता है, कोई थेफ्ट इंश्योरेंस कराता है, अलग अलग तरीके से इंश्योरेंस कराता है। ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे। और इंश्योरेंस भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है, मतलब कि बिजनेस को देख कर प्रोवाइड करते हैं कि हाँ वो ऐसे मंथली पैसे या ईयरली पैसे को प्रीमियम फिल करना होता है, वहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड होती है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, नॉट नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। फोर्थ है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग मैंने बता दिया आपको। मान के चलो कि हमारा सामान है जो कि हमने विंटर में सेल करना था, पर विंटर में हमारा बिका ही नहीं, क्योंकि हमने मतलब विंटर में उसकी इतनी यार नीड नहीं थी, तो बच गया वो। अब बच गया तो अब हम फेंकेंगे तो नहीं, उसको पैसे लगे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, एक स्टोर में रख देंगे, उसको कहते हैं वेयर हाउस, या वेयर हाउस में रख देंगे। और जब सेकंड विंटर आएगा तब उसको निकाल लेंगे कि हाँ अभी इसको ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कस्टमर्स उसकी डिमांड करेंगे, तब उसे हम सेल कर देंगे। ओके, तो ये वेयर हाउसिंग होता है। तो फिफ्थ होता है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मतलब प्रोस्पेक्टिव करना, मतलब नॉलेज, उसकी जो नॉलेज होती है किसी चीज़ की, वो दूर तक फैलानी है एक तरह के। मतलब किसी ने बिजनेस खोल लिया, अब किसी को पता ना हो, भी आज ही खोल लिया बिजनेस, तो उसकी एडवर्टीज़मेंट करनी भी, हाँ उसने बिजनेस खोला है, मतलब अच्छे से उसका इतिशार आई थिंक कहते हैं, तो वो करना। तो मशहूरी इसे भी कहते हैं, तो वो करनी है एडवर्टीज़मेंट। जिससे क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले बिज़नेस के बारे में। जब किसी भी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ बिज़नेस की करनी है। न्यू प्रोडक्ट की करते हैं, जिससे कि लोग उस पर आकर्षित हो कि हमने ये चीज़ लेनी है, तो अच्छी उस पर चीज़ों को डालते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। एडवर्टीज़मेंट आपको पता ही होगा क्या होती है। सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और आई थिंक लास्ट टॉपिक है बेसिकली, तो वो है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क में उसके वर्ड से समझा रहा है कि जो रिस्क बिजनेस में होता है, मतलब कि कोई चीज़ बिजनेसमैन के हाथ में भी नहीं होती। मतलब कुछ बंदे स्ट्राइक वगैरह लगा कर बैठ जाते हैं, ठीक है, धरना वगैरह, तो वो चीज़ बिजनेसमैन के हाथ में भी नहीं होती। तो बिजनेसमैन को बिजनेस रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जितने ज़्यादा हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, क्या पता हमें कभी लॉस हो जाए, क्योंकि बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट होता ही रहता है। इट्स पॉसिबिलिटी है दोनों की, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में रिस्क ही रिस्क होता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ ला कर रख दी, अब कस्टमर को उसकी डिमांड ही नहीं है, अब उनका टेस्ट ही चेंज होगा कि हमने तो ये चीज़ खरीदनी नहीं है, हमने तो और चीज़ खरीदनी थी। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स चेंज हो जाती है, और मतलब कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकते हैं। मतलब कोई ज़्यादा हमसे कर रहा हो, हमें कोई पूछ नहीं रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारा कोई पुराना बिजनेस हो, किसी ने न्यू बिजनेस खोल लिया, और अब जो कस्टमर्स हैं वो उसके बिजनेस पे आ रहे हैं, उसने कोई मतलब चीज़ वगैरह कर दी, तो मतलब उसने कोई स्कीम वगैरह काइंड ऑफ कह सकते हैं उसने किया, जिससे कि उसके जो बिजनेस रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेनली हम कह सकते हैं बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर किसी ने बिजनेस खोला तो उसने रिस्क लेने के लिए खोला, ऐसा नहीं होता कि सारा रिस्क ही होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में। तो आगे है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर क्या है? सबसे पहले है बिजनेस रिस्क का नेचर। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। ओके, तो अब इसमें क्या है कि हाँ बिजनेसमैन को छोड़ो, हमें भी खुद को नहीं पता कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा। अब किसी को पता कि उसकी लाइफ में क्या होगा आगे। फॉर एग्जांपल ले लो कि हम अभी सामान बेच रहे हैं या हमारी दुकान में रख रहे हैं, बिजनेस में रख रहे हैं, तो क्या पता कि आगे जाकर फ्यूचर में क्या होगा बिजनेस के साथ। मतलब स्ट्राइक्स लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, प्राइजेज़ में प्राइजेज़ कम हो जाएंगे, डिमांड चेंज हो जाएगी, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाएगा, कंपटीशन चला जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता। ये ड्यू टू काइंड ऑफ हम नेचुरल कैलामिटीज़ के साथ कह सकते हैं कि
नेचुरल कैलामिटीज़ का किसी को कुछ नहीं पता अभी कब क्या हो जाए। सेकंड है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस कह लो इस रिस्क को अवॉइड तो कर ही नहीं सकता। मतलब बिजनेस खोला है, बिजनेस ओपन किया है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम चाहे रिस्क कितना ही कम करने की कोशिश कर लें, इंश्योरेंस करा लें, कुछ भी कर लें, रिस्क कम हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं होता ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि रिस्क भी एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एसेंशियल है बिजनेस के लिए। अगर मतलब इस रिस्क ही नहीं होता तो सारे बिजनेस खोल कर बैठ जाते कि हाँ इसमें तो रिस्क ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है। रिस्क को हम एज लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड होता है, अब इसमें थर्ड में क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरियस विद द साइज ऑफ बिजनेस। एक सारे मतलब काइंड ऑफ एक जैसी ही है, मतलब बहुत इजी भी है चैप्टर, मैं क्या बहुत इजी चैप्टर है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लो तो बहुत इजी है। तो इसमें क्या है कि जो रिस्क होता है, जो नुकसान होता है, हमारा लॉस होता है, वो बिज़नेस को देख कर ही होता है। जैसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस है हमारा, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, अगर बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगी, पैसा भी ज़्यादा लगा होगा। अगर बिजनेस को मान चलो कि बिजनेस में आग लग गई, अगर बिजनेस ज़्यादा बड़ा है, मतलब करोड़ों का बिजनेस है, तो बिजनेस में आग लगी तो करोड़ों का नुकसान होगा। अगर बिजनेस के साथ ठीक है 10 लाख का है, 5 लाख का, आपने सिंपल सी दुकान खोल रखी है 5 लाख की, इस पर वो सामान रख रखा है उनका, तो अगर उसमें आग लग जाए तो आपका 5 लाख का है। तो आप देख सकते हो देखो डिफरेंस डिग्री पर कन्वर्ट करता है कि आपके बिजनेस किस स्टेज पे है। छोटा है तो छोटा रिस्क होगा, बड़ा है तो बड़ा रिस्क होगा। ऐसा नहीं होता कि छोटा है तो रिस्क ही नहीं होगा, मतलब रिस्क तो रिस्क है। जो जिसने छोटा खोला है उसके मतलब उसके लिए वही बड़ा होता है, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो ना। तो फोर्थ है रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें भी यही है कि जो रिस्क है वो डिपेंड करता है नेचर बिजनेस के, लाइक डेली यूटिलिटी पे। मतलब किसी ने फॉर एग्जांपल अगर हमें लाइक बिजनेस सॉल्ट पे, पल्सिस पे, फ्लोर पे ये रिस्क छोटा बहुत होता है ये रिस्क। तो अदर हैंड हम लगाएं किसी बिजनेस में है, मतलब लाइक हम अपने घर पर तो नमक वगैरह पे लगा सकते हैं, अगर हम बड़े उस पर लगाएं बिजनेस पर वेयर थिंग्स आर गवर्निंग फैशन आर सोल्ड द अमाउंट ऑफ रिस्क इज़ ग्रेटर। मैंने पहले बताया है कि जो चीज़ें जहाँ पे कम होगा, चीज़ें कम है वहाँ पे रिस्क भी कम ही होगा, जहाँ पे बड़ा है तो वहाँ पे रिस्क भी बड़ा होगा। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोजेज ऑफ बिजनेस कि बिजनेस कैसे कैसे कोज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल कोजेज। नेचुरल कोजेज क्या होते हैं, तो देखते हैं कि नेचुरल कोजेज क्या होते हैं। नेचुरल कोजेज तो भगवान ही मतलब देता काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फेमाइन हो गया, मतलब ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती, ये सब कुछ नेचुरल होती है। लाइक इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक तरह के नेचुरली होते हैं, नेचुरली होते हैं। जैसे फ्लड आ गया, वैसे मतलब बिजनेस वगैरह डूब गया अपना, तो अर्थक्वेक आ गया, फिर माइन हो गया, ये हैवी लॉसेस होते हैं इससे। पर हम इसको किसी का जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये हम किसी के हाथ में ही नहीं होता। मतलब अगर किसी के हाथ में होता तो बंदा बचा ही ले अपने बिजनेस को, ठीक है, इतना ज़्यादा लॉस कौन करने देता अपने बिजनेस को। मतलब अचानक आता है ये चीज़ें, मतलब नेचुरल होती हैं, फ्लड वगैरह हो गई, अर्थक्वेक वगैरह हो गए। सेकेंड हम पढ़ेंगे ह्यूमन कोजेज। ये तो नेचुरल थी, क्योंकि नेचुरल भगवान काइंड ऑफ आप कह सकते हैं भगवान देते हैं, या हमें पता नहीं होता अर्थक्वेक में नेचुरल होते हैं काइंड ऑफ, बट ये ह्यूमन है, वो ह्यूमन की वजह से होगी। हमें वर्ड से मतलब इस सारी जो कोजेज है वो हमें वर्ड से क्लियर है, इतने ईजी है ये। ह्यूमन में क्या होगा कि जो ह्यूमन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया बेईमानी हो गया, ठीक है, केयरलेसनेस हो गया, डिसऑनेस्टी बताया आपको, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, स्ट्राइक कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ये ह्यूमन है। मतलब जो मनुष्य हैं वही ऐसे काम करते हैं, तो और उससे क्या होता है, दुकान हो गया, बिजनेस हो गया, उसको लॉस रहता है। अब डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी करेगा तो सीधी सी बात है बिजनेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। मतलब नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हम कह सकते हैं कि स्ट्राइक्स हो गया, राइट्स हो गया, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी हो गया, बहुत सारी ह्यूमन कोजेज है, तो आपको पता ही होगा बेसिकली इनके बारे में। और हम थर्ड हमारा है इकोनॉमिक कोजेज। अब इकोनॉमिक कोजेज क्या है, ये मार्केट कंडीशन पे निर्भर करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास सामान है पर हम उसको अच्छा खासा चल रहा है, अचानक से जो कस्टमर है उनका
चेंज ही होगा, टेस्ट ही चेंज हो गया कि हमें तो ये चीज़ चाहिए नहीं, उन्होंने कोई न्यू चीज़ देख ली कि हमने तो वही खरीदनी है, ये तो हमें खरीदना ही नहीं। पर वो जो बिजनेसमैन के पास वो चीज़ थी वो तो गई, कि अब कस्टमर्स उन्हें उसे बाई नहीं करेंगे, अब वो तो ख़राब ही गई। तो इकोनॉमिक